दोस्तों नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि उम्र दराज महिलाओं में श्वेत प्रदर की शिकायत। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं उम्र दराज हो गई हैं, पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन है। ऐसे में अगर श्वेत प्रदर की शिकायत है तो आखिर ऐसा क्यों, इसके मूल में क्या कारण हो सकता है, हमारा आज का विषय यही है। और हम इस विषय पे विस्तार देना चाहेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सरल भाषा में इसे हम कैसे रखें जो कि आम जनमानस इसे आसानी से समझ सके। उसके साथ में क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। और मैं चूँकि होम्योपैथ विधा का चिकित्सक हूँ तो होम्योपैथिक विधा कितनी कारगर होगी, हम इस पे पूरा प्रकाश डालेंगे और न्याय करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, इसके पहले हमने एक वीडियो में विस्तार दिया है कि वास्तव में लिकोरिया है क्या, क्यों हो जाता है, उसके पीछे मूल में क्या है। इवन छोटी बच्चियों में लिकोरिया होता है, इसके मूल में क्या है, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वो वीडियो मिलेगा। आज का मेरा विषय ओल्ड एजेड यानी बूढ़े हो चली महिलाओं में अगर श्वेत प्रदर की शिकायत है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है अनहाइजीनिक कंडीशन, यानी कि साफ सफाई का ध्यान न रख पाना। अक्सर कहते हैं कि बचपन में भी एक बार लौट के बचपन आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में महिलाएं जो जिस हिसाब से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, भोजन के प्रति, साफ सफाई के प्रति, वो नहीं कर पाते। और ऐसी परिस्थिति में जो देखने को मिलती है कि इस तरह की शिकायत मिल जाती है। माल न्यूट्रिशन, आजकल जो एकल फैमिली कल्चर डेवलप हो रही है, इसमें लोग अक्सर पति पत्नी बड़े ड्राई फ्रूट्स, पौष्टिक आहार, तमाम सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन बगल में माँ भी है ये भूल जाते हैं। तो जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन होना चाहिए, इवन कुछ जगहों पे तो देखा जाता है कि लोग छोड़ा हुआ खाना या बासी खाना, बचा हुआ खाना माँ को दे देते हैं। तो ये एक विडंबना है हमारे समाज की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक कारण बन रहा है माल न्यूट्रिशन होने का। साथ में वो माताएं जिन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस की शिकायत है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो भी एक कारण बन जाता है। साथ में अगर कैंसर है, खास करके यूट्राइन कैंसर, कैंसर सर्विक्स या वेजाइनल कैंसर, तो इस कंडीशन में भी देखने को मिलता है। साथ में एक बीमारी होती है कोरियोनिक एपिथेलियोमा। आगे चल के मैं कोरियोनिक एपिथेलियोमा पे एक वीडियो बनाऊंगा। दरअसल जो कोरियॉन्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, और चूंकि वो बेसिकली फाइबर के होते हैं, तो उस कंडीशन में वो एक तरह से कैंसरस रूट का कॉज करते हैं और कैंसर डेवलप करते हैं।
तो कोरियोनिक एपिथेलियोमा के केस में भी देखा जाता है कि और म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं। साथ में यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट और थ्रेड वॉर्म, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट भी है, थ्रेड वॉर्म भी है। और एक केस होता है जिसे हम कहते हैं डिक्यूबिटस अल्सर, खास करके उन माताओं में जहाँ प्रोलैप्स का केस होता है और जैसे ज़मीन पे बैठ जाने की वजह से जो यूट्रस लैसिरेट कर जाता है, इस घर्षण होने से छिल जाता है और एक प्रकार से अल्सर का फॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ऐसे केसेस में हमको ध्यान रखना है मैनेजमेंट का। अब जहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन है वहाँ अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे, जहाँ माल न्यूट्रिशन है यानी कि न्यूट्रिटिव फूड देंगे, डायबिटीज़ की क्या स्थिति है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसको हम चिकित्सक के सलाह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। साथ में कैंसरस केस है तो एंटी कैंसरस मेडिसिन और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो या कोरियोनिक एपिथेलियोमा हो या थ्रेड वॉर्म का केस है तो डीवर्मिंग का भी काम हमें करना चाहिए। अब यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू कॉज, अगर कॉज स्पष्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू कॉज हम हमारे दवा का जो मोस्ट सिमिलिमम वन दवा होगी उसका हम चयन कर सकते हैं और उसके आधार पे हम जो होम्योपैथिक वेल सेलेक्टेड मेडिसिन होगी उन दवाओं का हम चयन करेंगे और उस आधार पे हम दवा का प्रयोग करेंगे। साथ में जो कुछ कॉमन दवाएं जैसे ओल्ड एज के केस में जैसे क्रियोजोट है, बोरैक्स है, एलुमिना है, हीपर सल्फर है, इवन कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, मर्कसॉल, सीपिया, एसिड नाइट्रिक, सिफिलिनम, सल्फर, मतलब अब हम कोई एज ए पेटेंट या रूटीन मेडिसिन के बारे में नहीं सोच सकते। हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि ये इतनी सारी दवाएं हैं जो लिकोरिया के केसेस में दी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर केंट ने कहा कि whatever the medicine, if symptoms agree, this is your most minimum one। यानी कि कोई भी दवा हो सकती है अगर सिम्टम्स एग्री कर रहा है तो इन बातों का ध्यान रख करके और हमेशा एक आग्रह जरूर रहेगा कि YouTube देख करके या इस तरह से करके मेडिसिन का चयन नहीं करना चाहिए। एक विज्ञ प्रकृत होम्योपैथ चिकित्सक से अगर होम्योपैथिक चिकित्सा आप ले रहे हैं तो योग्य होम्योपैथ चिकित्सक से सलाह ले करके और आप एक अच्छा सुझाव मिल सकता है और एक अच्छी सिमिलिमम दवाई मिल सकती है। क्योंकि अनवांटेडली अगर आप दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो उन दवाओं के कुप्रभाव जरूर पड़ेंगे। दवा होती है, चाहे वो कोई भी दवा हो। यह भ्रांत धारणा है कि होम्योपैथी दवाई फ़ायदा नहीं करती तो नुकसान नहीं करती है। डेफिनेटली अगर गलत दवा का चयन होगा और गलत दवा इंट्रोड्यूस की जाएगी पेशेंट को तो निश्चित ही उसका गलत प्रभाव स्वास्थ्य पे ज़रूर पड़ेगा और ड्रग डिजीज से आप बच नहीं सकते। तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। इसी के साथ थैंक यू।